नमस्कार। रियल एस्टेट के वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। मकान या फिर प्रॉपर्टी का सौदा इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खरीदारी होती है, लेकिन आज के समय में महानगरों में घर की कीमतें अब करोड़ों में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में हर कोई सीधे ज़मीन या फिर प्लॉट नहीं खरीद सकता, लेकिन अब रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने इस समस्या का हल निकाल दिया है। हाल ही में सेबी ने भी रीट्स को म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी में शामिल किया है, यानी कि रीट्स के जरिए बाजार में बड़ा निवेश आएगा। वहीं छोटे निवेशक भी अब 1,000 रुपये की छोटी सी SIP से मॉल, ऑफिस और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकते हैं और बाजार की तेजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के हमारे इस शो में खास तौर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इक्विटी का दर्जा मिलने से क्या कुछ बदलाव आएंगे और इसका फ़ायदा निवेशकों को किस तरीके से मिल सकता है। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर में आज के शो में हम क्या कुछ आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, नए डालते हैं ऑन द शो पे। ऑन द शो में सबसे पहले आपको हम ये समझाने की कोशिश करेंगे आखिर में रीट्स को इक्विटी का दर्जा मिलने से क्या कुछ बदलाव आते हुए दिखाई देंगे। इस पर होगी डिटेल में बातचीत। इसके बाद रीट्स के पैसे से रियल्टी बाजार की तस्वीर किस तरीके से बदलेगी, क्या वाकई में चमकेगा रियल्टी बाजार, इस पर भी होगी बातचीत। रीट्स वर्सेस प्लॉट, आखिर में अगर इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो क्या कुछ यहाँ पर फायदे नजर आ रहे हैं और क्या वाकई में कोई नुकसान भी है क्या इसमें, इस पर भी डिटेल में होगी बातचीत। और रीट्स के जरिए क्या बदल जाएगा प्रॉपर्टी में निवेश का तरीका, ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसके जवाब को आज हम तलाशेंगे। इसके अलावा रियल एस्टेट के निवेश के भविष्य में रीट्स की भूमिका क्या हो सकती है और आगे चल करके किस तरीके से रीट्स अपनी भूमिका अदा करेगा, इस पर भी होगी विस्तार से बातचीत। आज के मेहमान से आपको रूबरू कराएं, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम आपको एक अच्छी सी स्टोरी दिखाते हैं। एक निवेशक ने प्लॉट के बजाय रीट्स में निवेश करके किस प्रकार बेहतर रिटर्न और सुविधा पाई है। पहले आप इस स्टोरी को समझिए, देखिए और उसके बाद आज की चर्चा शुरू करते हैं। दिल्ली के एक युवा प्रोफेशनल विवेक मिश्रा ने 2019 में रीट्स के जरिए प्रॉपर्टी बाजार में निवेश शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने हर महीने केवल 2,000 रुपए की SIP शुरू की। 5 साल में ये निवेश को प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का फायदा मिला। वहीं उनके एक दोस्त आशीष ने ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खरीदा, लेकिन कानूनी झंझट, प्रॉपर्टी का मालिकाना विवाद और रखरखाव की मुश्किलों के कारण उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं मिला। इस केस से समझ आता है कि छोटे निवेशकों के लिए रीट्स बेहतर, पारदर्शी और आसान विकल्प साबित हो सकते हैं। आज के इस विशेष मौके पर इस विशेष जटिल विषय को समझाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। जी हाँ, रीट्स एक्सपर्ट और REITsPro.com के फाउंडर गौरव जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू विपुल जी, आपने मुझे इनवाइट किया इस विशेष चर्चा के लिए, जो मुझे लगता है बहुत लोगों को इसके बारे में जानने की जरूरत है आज के दिन, रीट्स के बारे में। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। अरे सर, थैंक यू सर, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और जो आपका स्पेशलाइजेशन है ना, और जिस तरीके से आपने इस विषय को समझा है, लोगों को समझाया है, पुस्तकें लिखी हैं, तो आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम गौरव सर से डिटेल में समझेंगे कि आखिर में प्रॉपर्टी में जो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो रीट्स किस तरह का साधन है और इक्विटी कैटेगरी में जो शामिल इसे किया गया है, किस तरीके से आम निवेशक जो है वो इसका लाभ जो है वो उठा सकता है। तो सर, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि बहुत से लोगों को अभी भी रीट्स के बारे में जानकारी नहीं, चूँकि आपने बहुत जटिल विषय को बहुत आसानी से पुस्तकों के माध्यम से और इस पर जो आपका स्पेशलाइजेशन है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बताएं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस विषय को सुन रहे होंगे, इसके बारे में जान रहे होंगे। और दूसरा ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो म्यूचुअल फंड में इक्विटी का दर्जा मिला है उस पर क्या कुछ बदलेगा, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। पहले जरा इस विषय को जरा आसान भाषा में आप समझाइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, आसान भाषा में ये है कि आज के दिन बहुत सारे ऑप्शंस हैं लोगों के पास
इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन प्रॉपर्टी में रहस्य कर आ जाता है कि हम अपना प्लॉट लें, मकान लें, शॉप लें, क्या लें। साथ में उसके साथ बहुत सारी जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, जैसे कि लीगल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इंसान को, या बहुत ज़्यादा अमाउंट डालना पड़ता है। तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका निकाला है, और ये सेबी रेगुलेटेड है। सेबी ने इसको निकाला था 2015 में। रीट की गाइडलाइन 2014 में आई थी, 15 में मॉडिफिकेशंस आई, और 2019 में पहला रीट आया, एम्बेसी रीट। अब एक छोटे से तौर पे आप देखिए, जैसे कई स्क्वायर फीट, मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट की जगह जो है वो ये रीट ले लेते हैं, और ये ऐसी जगह होती हैं, ऐसे स्पेस होते हैं। आज के दिन जैसे हमारे पास 5 रीट हैं, जिसमें से 4 ऑफिस रीट हैं और एक जो है रिटेल रीट है। रिटेल मतलब शॉपिंग मॉल्स वगैरह। तो ये प्री रेंटेड होते हैं। जब ये इनके पास, रीट्स के पास ये प्रॉपर्टीज आती हैं, तो 80% से अधिक उनको जो है प्री रेंटेड होना जरूरी है। सेबी ने ऐसा नियम बनाया है। तो इसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी किराए पे चढ़े हुए हैं ये सारी प्रॉपर्टीज, और जो उनका रेंट आता है वो जितने इन्वेस्टर्स रीट्स में होते हैं उनको वो किराया मिलता है। एक तरह से एक म्यूचुअल फंड समझ लीजिए, जिस म्यूचुअल फंड में आपने काफी लोगों ने जुड़ के प्रॉपर्टीज खरीदी, और किराया जो है वो निवेशकों के पास हर 3 महीने में आज के दिन ये रीट्स पैसा दे रही हैं। जो किराए की आमदनी होती है वो निवेशकों के पास आ जाती है। वाह। और ये बिल्कुल एक तरह से इक्विटी का ही तरीके से ट्रेड होती हैं। आप इसको जिस तरह से इक्विटी मार्केट में शेयर्स को सेल और परचेज करते हैं, रीट्स की ये लिस्टेड रीट्स हैं जिनको आप एनएसई और बीएसई पे सेल परचेज इजीली कर सकते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर अकाउंट से, या जो भी आपका ट्रेडिंग पोर्टल है उससे आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा सर, अच्छा ये जो आपने बताया कि इक्विटी की तरह ही इसे ट्रेड भी किया जा सकता है, लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि अभी जो सेबी की तरफ से अभी 2-3 हफ्ते पहले जो नए बदलाव हुए हैं कि अब जो है इक्विटी का दर्जा जो है वो दिया गया है, तो इससे क्या कुछ बदलेगा, और मॉल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा? निश्चित रूप से ये एक्सपेक्टेशन है। क्यों है ऐसी एक्सपेक्टेशन? और जो प्रॉपर्टी बाज़ार में क्या इससे और तेज़ी देखने को मिलेगी, ग्राहकों को क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके क्या कुछ नए नए आयाम हैं, इसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं सर। थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर सकें तो। जी देखिए, क्या होता है, जब भी किसी चीज़ का फाइनेंशियलाइजेशन होता है तो और इन्वेस्टमेंट आती है, और नेचुरली उस चीज का मार्केट बढ़ता है। तो अगर हम देखें, इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी आ रही थी रीट्स में, लेकिन इस इक्विटी का दर्जा मिलने से होगा क्या अब कि बहुत सारी, जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज के दिन एक खबर है कि जो निफ्टी 50 है उसमें से 1-2 स्टॉक्स बाहर जा रहे हैं। जैसे मेरे ख्याल से हीरो मोटर कॉर्प जो है बाहर जा रहा है, हाँ। और इंडिगो अंदर आ रहा है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंडिगो में जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के से 5 गुना ज्यादा इस वक्त एक तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बिल्कुल सही बात। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जब हमें इक्विटी का एक दर्जा मिल जाता है तो ईटीएफ्स में और इंडेक्स वगैरह में जुड़ने में रीट्स को आसानी होगी। उससे जो है ओवरऑल जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट आ रही है रीट्स में, वो एकदम बढ़ सकता है। और जब वो बढ़ेगा तो नेचुरल बात है कि जो इंटरेस्ट है ओवरऑल डेवलपर्स का भी कि हम अपना चीज जो रीट्स में लेकर जाएं, आगे जो है इसको एक तरह से और इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए एक रेंटल प्रॉपर्टी जो है बाजार में आएगी। और आज के दिन भी ये एक्सपेक्टेड है कि 3 से 5 रीट्स अगले 1 साल में आएंगे। ऑलरेडी 5 रीट्स हैं। अगर आपको एक मैं थोड़ा सा आइडिया दूं तो 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का इनका AUM आज के दिन। वैसे तो म्यूचुअल फंड से ये बहुत कम है, लेकिन हम इतना छोटा स्पैन देखें 5-6 साल का, तो काफी अच्छा एक तरह से मार्केट कैप ये एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं जो आपके रीट्स में है। बिल्कुल सर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और चूंकि आपने बताया इसके AUM के बारे में, तो जरा हम अपने दर्शकों को रिटर्न दिखा देते हैं कि आखिर में अगर वो रीट्स में पैसे लगा रहे हैं तो किस तरह के रिटर्न अब तक देखने को मिले हैं। जरा ग्राफिक्स स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए ताकि अपने दर्शकों को हम एक बार दिखा सकें। देखिए सर, ये यहाँ पर जो है 1 साल का रिटर्न है। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स ने जो है 22.5% बल्कि 23.25% का रिटर्न दिया है। वहीं ब्रुकफील्ड इंडिया की तरफ से 17.25% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि एम्बेसी ऑफिस पार्क्स की तरफ से 2%, नेक्सस सेलेक्टर्स की तरफ से करीब 3.5-4% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। तो सर, इसमें भी बहुत सारी रीट्स ऐसी हैं जो कि मतलब इक्विटी को बीट कर रही हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं सर।
एक्चुअली इसमें हमने एक चीज नहीं जोड़ी जो इसका बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, वो ये है कि जो सालाना रिटर्न होता है। और रीट्स में क्या है, अगर आप देखें तो 6 से 7% आपको हर साल एक रेंटल के तौर पे मिलता है। और उसके ऊपर एक चीज और ये है कि वो टैक्स एफिशिएंट है। एक तरह से बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जिस पे एनुअल टैक्स नहीं जाता। तो ये इसमें हम और जोड़ दें तो कोई रीट ओवरऑल पिछले अगर 3-4 साल की बात करें तो 12 से 14% रिटर्न रीट्स में औसत में दिया है, जिन्होंने एक तरह से आईपीओ वगैरह में लगाया है। बहुत अच्छा सर। अब सर यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई रिटेल इन्वेस्टर है और हमारी इस बातचीत को सुनने के बाद वो रियल एस्टेट से जुड़ना चाह रहा है, उसके लिए क्योंकि रीट्स के बारे में जानकारी मिलने के बाद रीट्स कितनी सुरक्षित आप मान रहे हैं, कितना एफिशिएंट है, कितना आसान है उसमें पैसे लगाना, किस तरीके से जुड़ सकता है, जो पहली बार हम लोगों को सुनने के बाद या कहीं से जानकारी इकट्ठा करने के बाद अगर वो फर्स्ट टाइम पैसे लगाने जा रहा है तो? देखिए, सुरक्षा के एंगल से देखें तो ये बिल्कुल सुरक्षित है, जैसा कि प्रूव हुआ है पिछले 5-6 साल में। पहली बात तो सेबी रेगुलेशन है। दूसरा, आप अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू लेते हैं तो एज सच आपकी जो है लीगल प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। जो आपको नजर रखना है कोई चीजों पे और रखना है वो हम आगे चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि किस तरह की यील्ड देखनी चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन सेफ्टी की निगाह से देखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी में आपको धोखाधड़ी हो सकती है, अब इस केस में धोखाधड़ी का कोई सवाल ही नहीं है। ये प्रॉपर्टी में जो है आपको बहुत बड़ा अमाउंट लगाना पड़ सकता है, इसमें आप छोटे से छोटे अमाउंट से 1000 रुपए से 500 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो कन्वीनियंस भी है और सेफ्टी भी है रीट्स में। और साथ में जो रेंटल है वो सेबी जो है वो मैंडेट करता है कि 90% से ऊपर जो कैश फ्लोज आ रहे हैं, मतलब जितना कैश फ्लो आ रहा है रीट के पास, उससे 90% से ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है शेयर होल्डर्स को। और ये काफी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, मतलब काफी जो है इनकी जिस तरह से कंपनीज की पब्लिक मीटिंग्स होती है, इस तरह की रीट्स की भी जो है मीटिंग्स, अर्निंग कॉन्फ्रेंसेस सब होते हैं, जिसमें आप सारा उनसे बात कर सकते हैं कि भाई हमारे को ये रिटर्न आया है तो इसके पीछे क्या क्या एक तरह से सिचुएशन है। जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बताया कि मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे शेयर बाज़ार के अंदर सेबी निगरानी रख रहा है, वैसे रीट्स को लेकर के भी एक रेगुलेटर है, सेबी जो है इस पर निगाहें रखा हुआ है, उसकी बाकायदा एक जो है गाइडलाइन है किस तरीके से काम करना है। तो सर लेकिन अगर एक तो आपने बताया कि प्लॉट खरीदने में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि भाई सामान्य मिडिल क्लास के पास नहीं होता है। रीट्स में के लिए के ज़रिए आप 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, 500 से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इनमें बेसिक डिफरेंसेस और क्या क्या हैं जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप समझा सकें हमारे दर्शकों को तो। जी। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम प्लॉट के बारे में बात करते हैं तो हमारे ऑप्शंस काफ़ी खुले हैं कि हम रेजिडेंशियल प्लॉट की, कई बार 90% लोग रेजिडेंशियल की प्लॉट की बात करते हैं। अब रीट्स में देखा जाए तो एक ये जैसे मैंने बताया कि सेबी ने ये कहा है कि हर साल आपको रेंटल देना है। तो रेजिडेंशियल रीट, हालांकि सेबी ऐसा कुछ नहीं कहता, लेकिन रेजिडेंशियल रीट हमारे पास नहीं है क्योंकि रिटर्न्स आप भी जानते हैं 2-2.5% के करीब रेंटल्स हैं। उस केस में आज के दिन जो हमारे पास सारे रीट्स हैं वो रेजिडेंशियल से अलग हैं, और शायद आने वाले टाइम में भी रेजिडेंशियल रीट का होना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद मुश्किल है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि अगर हम प्लॉट लेते हैं, कई बार हमारे को टैक्सेशन के एंगल्स होते हैं उसमें कि हमें जो है 54 सेक्शन 54 में, 54F में या किसी तरह हम अपना टैक्स खपाना चाहते हैं, तो वो चीज हमारे को रीट्स में नहीं है। बट लेकिन उसके अलावा कई फायदे रीट्स में ऐसे हैं जो कि आपको प्रोफेशनली मैनेज्ड एक तरह से टीम मिलती है जो कि आपको रेंटल्स बिना आपके सरदर्दी के आपके पास आ जाते हैं। उसके लिए ऑफ कोर्स एक कॉस्ट होती है जो सारे रीट्स चार्ज करते हैं, उनका भी पूरा स्ट्रक्चर है, उसके लिए वो चार्ज करते हैं उसको मैनेज करने के लिए। जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड्स जो हैं एक तरह से हर साल एक फीस, एनुअल फीस चार्ज करते हैं। बिल्कुल। तो सर मतलब ये कहने का मतलब ये है कि रीट्स के ज़रिए जो मिडिल क्लास है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर भी छोटी छोटी रकम के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं सर आप? जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि प्लॉट या कुछ भी हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो ज्यादातर हमारी निगाह ये होती है कि हमें अगले 5 साल में या 10 साल में इसकी बढ़त कितनी मिलेगी।
लेकिन जब रीट्स है उसमें स्पेसिफिकली हमें ये दोनों चीज देखनी है कि हमें जो हर साल मिलता है वो कितना है, और क्योंकि आपका रेंटल औसत पे क्या होता है कि हर हर रीट में 5-1% रेंटल हर साल बढ़ता है। तो वो जब रेंटल बढ़ता है तो साथ साथ में उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। डिपेंडिंग इस पे डिपेंड करता है कि बाकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, कि किस तरह से ऑक्यूपेंसी है, वो सब एक अलग फैक्टर्स हैं। थोड़ा सा एक तरह से अगर हम उसमें जाएं तो हम इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखने चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स भी देखने चाहिए, बट वो सभी पे लागू है। आई थिंक इक्विटी पे भी वही लागू है, डेट पे भी वही लागू है। बट अगर वैसे देखा जाए तो हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम सोचते हैं हम 5 साल 10 साल बाद इतने में बेचेंगे। इसमें हमारा जो है 3 चीज पे ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो है पर ईयर यील्ड कितनी मिल रही है हमारे को, दूसरा हमारे को कुछ साल में एप्रिसिएशन भी मिलेगा जो बहुत ज्यादा नहीं होता, 4 से 5% एवरेज में ईयरली देखा गया है। और तीसरा इसमें जो है टैक्स का एंगल बहुत जरूरी है कि हमें एक टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट मिलता है। बिल्कुल इस सर। केस में एक चीज़ और सर, अभी जो उसका आप जिक्र कर रहे थे इशारों में, मैं थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि एक बड़ा इशू खास तौर से मेट्रोज़ में, दिल्ली एनसीआर में, ये जितनी कानूनी अड़चने हैं, प्लॉट सही है कि नहीं सही है, पेपर वर्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ये एक बड़ी समस्या होती है जब आप कोई प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं। रीट्स क्या इन समस्याओं के समाधान के रूप में निवेशकों के पास एक विकल्प है? किस तरीके से ये उन निवेशकों के लिए उनकी मुश्किलें आसान कर सकता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? जी, देखिए क्या होता है जब प्रॉपर्टी ली जाती है, जैसे कोई डेवलपर है, हम एक नॉर्मल इंसान की बात नहीं करें, हम एक डेवलपर की बात करें। जब वो डेवलपर प्रॉपर्टी लेता है, उसको डेवलप करता है, उसमें बहुत अड़चनें आती हैं, लीगल इश्यूज, कंप्लायंसेस वगैरह। लेकिन आप मेन चीज ये है कि सेबी ने कहा है कि आपकी रीट्स के अंदर 80% से ऊपर वैल्यू की 80% से ऊपर प्रॉपर्टीज रेंट जनरेटिंग होनी चाहिए, मतलब किराए पे ऑलरेडी चढ़ी होनी चाहिए, उन पे किराया आ रहा हो। इसका मतलब हमने वो पुरानी जो परेशानियां हैं वो काफी हद तक सॉल्व कर ली हैं, तभी जाके हम उसको रेंट पे दे पा रहे हैं, ऑक्यूपेंसी ले पा रहे हैं और रेंट पे दे पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसके वजह से आपको एक सेफ्टी मिलती है रीट्स में। अगर आप किसी डेवलपर के पास पैसा लगाते हैं तो प्रोजेक्ट अटक सकता है, लेकिन यहां ऑलरेडी पैसा आना शुरू हो गया है, तो वो जो पैसा आ रहा है ऑलरेडी वो आपको मिल रहा है, और वो ऑक्यूपाई इसलिए हुआ है क्योंकि हर चीज क्लियर है लीगली ठीक है, करेक्ट, क्योंकि क्लियर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई। तो कम से कम इस सरदर्दी से जो है वो बच सकते हैं आप। इसके अलावा सर, अगर हम बात करें तो क्या अभी तक जो मोटे मोटे जो हम रीट्स के कामकाज समझ में आए हैं वो ज़्यादातर बड़े शहरों पर ही फोकस कर रहे हैं, चाहे वो मॉल के ज़रिए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए। लेकिन क्या हम ये एक्सपेक्ट करें जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर भी अब रीट्स आगे चल करके अपनी पैर जमाते हुए दिखाई देंगे? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? जैसा आपने कहा कि इस साल अब जिस तरीके से रेगुलेशन हो रहे हैं और अब इक्विटी कैटेगरी में और पैसे आएंगे आने के बाद, तो क्या टियर 2 टियर 3 सिटी तक भी पहुँचेंगे ये? देखिए सारा जो है रिटर्न्स का खेल है। अल्टीमेटली अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की सबसे ज्यादा डिमांड जो है मेट्रोज में है, और धीरे धीरे अब छोटे टाउन्स में हो रही है। अब जैसे पूना छोटा टाउन नहीं रहा, या चेन्नई जो है वो पहले हम कहते थे 4 मेट्रोज हैं, लेकिन बहुत सारे, और बेंगलोर तो जो है पिछले 10-15 साल में बहुत उभर के आया है। तो उस हिसाब से देखें तो धीरे धीरे फुटप्रिंट तो बढ़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये रहेगा कि जहां पे भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है आज के दिन, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी वो ज्यादा रहेगी। कोई इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि टियर 2 या टियर 3 में जा सके कोई। लेकिन आज के दिन भी हम देखते हैं जैसे कि कलकत्ता मार्केट थोड़ी सी जो है लूकवार्म कहलाती है, मतलब ज्यादा लोग जो है बेंगलोर जाना चाहेंगे, हैदराबाद जाना चाहेंगे, मुंबई जाना चाहेंगे, क्योंकि वहां एम्प्लॉयमेंट के स्कोप ज्यादा है, वहां ओवरऑल जो है ग्रोथ ज्यादा है एम्प्लॉयमेंट की, और मतलब एक तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टी के यूज की। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा सर, एक चीज़ और समझाइए मुझे, चूँकि इस कार्यक्रम का 1/4 हिस्सा से ज़्यादा कार्यक्रम जो है गुजर चुका है, सबकी निगाहें इस बात पर होंगी, क्योंकि शुरू के एक सवाल में आपने उत्तर दिया कि अभी तक का जो पिछले 5 साल का रिटर्न है एवरेज, अगर सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए तो ऑन एन एवरेज 10 से 12% या 12 से 14% के बीच में रहा है। जी। अब चूँकि नए कदम उठाए जा रहे हैं, जो नए लोग किस उम्मीद से पैसे लगाएं, किस तरह के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अब करनी चाहिए करंट सिचुएशन को, इकोनॉमिक कंडीशंस को, और अब इक्विटी कैटेगरी में आने के बाद नए इन्वेस्टमेंट, नए निवेश आने की संभावनाओं के चलते क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए जो लोग पैसे लगाएं?
देखिए, पहली चीज तो इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि ये इक्विटी की तरह से इसका मूवमेंट नहीं है, क्योंकि इक्विटी इक्विटी में, नॉर्मल इक्विटी में क्या होता है कि पैसा जो है वो बिजनेस के अंदर लगता है और ग्रोथ होती है उस कंपनी की। तो बहुत सारे लोग 1-1.5% डिविडेंड से खुश होके ये सोचते हैं हमें इसमें प्राइस में अप्रिसिएशन मिल जाएगा। रीट्स में पहली बात तो ये सोचना शायद सही नहीं है, मतलब सेफ्टी के लिए, वो आगे होगा क्या हम मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेफ्टी के लिए ये सोचना सही नहीं है कि बहुत ज्यादा हम एप्रिसिएशन ले पाएंगे, क्योंकि इसका मॉडल ऐसा है ही नहीं। ओवरऑल मॉडल में 3 चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको डिविडेंड पे बहुत ध्यान रखना है कि आपका ओवरऑल डिविडेंड 6-7% अगर ये डिविडेंड दे रहा है तो ये मत समझिए कि वो 1-1.5% से बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली इक्विटी में हम कहते हैं, जैसे हम निफ्टी में कहें 12-13%, 14% मिल जाता है ओवर 10 to 15 ईयर्स, राइट। तो ये वाली जो चीज है, अगर हम रीट्स में भी ये कह रहे हैं कि 3 से 4 साल में हमारे को 12%, 13% मिला है, तो उसमें तीनों चीजें इंक्लूडेड है। कुछ पोर्शन आपका जो है, अगर हम 100 रुपए की बात करें तो 100 रुपए में से 50-60 रुपया कम के करीब आपका जो है हर साल आएगा। उसमें से 30 से 40% जो है वो इस तरह से होगा जो कि आपको एप्रिसिएशन से मिलेगा, जो क्योंकि रेंटल हाँ जी, क्योंकि हर रेंटल बढ़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इनका प्राइस रेंटल से डिराइव हो रहा है। बिल्कुल। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रॉपर्टी प्राइस क्या है। देखिए, कभी हम लेने जा रहे हैं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो हम जनरली अगर कोई पहले से चढ़ी हुई है, हम बोलते हैं कि इसमें रेंट कितना है। जैसे आपने बहुत सारे पेपर्स में देखा होगा, ऐड होते हैं एटीएम अवेलेबल एट 5% पर एनम। बिल्कुल। तो हमने ये नहीं देखा पर स्क्वायर फीट क्या रेट चल रहा है, हमने ये देखा कि हमें कितना पैसा हर साल मिल रहा है। तो उस पर बहुत ध्यान होना चाहिए हर निवेशक का। तो उसके लिए बहुत सिंपल चीज है कि हर रीट जो है हर बार गाइडेंस देता है कि इस साल हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेंटल्स तो काफी कुछ फिक्स्ड है साल भर के। तो उनको पता है कि अगले साल भर में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना रेंटल आना है जो हमें देना है, और हमारा आज के दिन जो है कितना प्राइस है ये हमें दिख जाता है स्टॉक मार्केट में। तो जो रेंटल है वो हमें अगर दिख रहा है, उसके हिसाब से वो लोग गाइडेंस देते हैं कि पर शेयर हम आपको साल में अप्रोक्सीमेटली इतना दे सकते हैं। अब बड़ा सिंपल है, जैसे अगर एम्बेसी कहता है, मैं एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं, अगर एम्बेसी कह रहा है मैं 25 रुपए दूंगा हर साल, एम्बेसी रीट इस साल मैं 25 रुपए देने के अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है इसमें, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन देते हैं कि भाई रेंटल्स हैं तो हम 25 रुपए के करीब दे सकते हैं। तो 25 डिवाइडेड बाय से अगर 400 रेट है तो आपको 25 डिवाइड बाय 400 इतने % आपको मिलेगा। और साथ में ये जो है इसका 80% से ज्यादा टैक्स फ्री होता है उस साल। उसके कुछ थोड़ा सा एक डिटेल में जाएंगे तो हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन इसमें काफी कुछ हिस्सा 80 to 85% जो है ऐसा है जिसपे आपको उस साल टैक्स नहीं देना। तो ये एक और फायदा हो जाता है। फिर हर साल 4 से 5% बढ़ेगा, तो आप ये सोच के चलें ठीक है, हर 4 से 5 साल हर साल मुझे 4 से 5% एवरेज में प्राइस इंक्रीज मिल जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक शेयर लिया अगले 3 साल में दुगना या तिगना हो गया, क्योंकि शेयर के अंदर वो पैसा वापस लगा रहे हैं। इसमें क्या है कि ओके, अब आपको मैंने जैसे बताया कि 90% उनको अपने रेंटल का देना है आगे निवेशकों को, तो वो कुछ रिटेन नहीं कर रहे। हालांकि ये गारंटी नहीं है कि कितना देंगे, लेकिन जितना भी कैश फ्लो आएगा उसका 90% देंगे। तो उनके पास आगे प्रॉपर्टीज बढ़ाने की क्या संभावनाएं हैं? सिर्फ वो कैपिटल मार्केट से ले सकते हैं, चाहे वो डेट से ले, चाहे इक्विटी के रूप में और कैपिटल रेज करें और नई प्रॉपर्टी लें। तो इसीलिए एक स्टेबल मॉडल है, एक स्टेबल और बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि आप ये मत समझें कि दिन दुगना रात चौगुना जो है वो प्राइस बढ़ जाएगा। बिल्कुल भाई, किराया बिल्कुल, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो रेंट ही है, तो उस आधार पर ही जो है रिटर्न आपके मिलेंगे, ये आपको समझना होगा। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कि 2 भाई हैं, एक के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है और एक के पास नहीं है। अब एक ने रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी चढ़ाई हुई है, दूसरा रेंट का लाभ लेने के लिए रीट्स के ज़रिए जा रहा है। क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या अंतर, आप मतलब थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सके तो इसको हमारे दर्शकों के लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए क्या होता है, कई जो इस काम में एक्सपर्ट है, जो कि एक तरह से जैसे एक भाई एक्सपर्ट है, उसको पता है कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो 6-7% से सेटिस्फाई नहीं होगा। शायद वो क्या करेगा कि प्रॉपर्टी ली, उसको रेंट पे चढ़ाया और उसकी जो इन्वेस्टमेंट पे उसको 10 से 12% साल का मिल रहा है, ये भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज उसके लिए उस तरीके से अलग हैं। लेकिन अगर कभी प्रॉपर्टी खाली हो गई
तो वो चढ़ाने में उसको मुश्किल हो सकती है। हाँ। दूसरा व्यक्ति जो रीट्स में कर रहा है, क्योंकि एक जैसे अब एम्बेसी रीट के पास करीब 50 मिलियन स्क्वायर फीट है। अगर आप 50 मिलियन स्क्वायर फीट के फ्रैक्शनल ओनर हैं, तो अगर 50 मिलियन में से अगर 40 मिलियन भी रेंट पे चढ़ती है या 45 मिलियन भी चढ़ती है, तो रेंट तो सभी पे बटेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी खाली हो गई तो आपको कोई किराया नहीं मिलेगा। तो ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है इस चीज का। इस बात को थोड़ा गहराई से, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कहा कि उदाहरण से नहीं, आप आपका समझा बहुत बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका ये, क्योंकि ये बड़ा अच्छी एग्जांपल दिया कि दो नहीं, भाइयों आपने का उदाहरण आपने बहुत अच्छा दिया। सही बात है कि अगर प्रॉपर्टी भाई खाली हो गई, नहीं मिल रहे हैं ग्राहक, भाई अब कोविड के दौरान या बहुत सारे टाइम ऐसे रहे कि अगर महंगी प्रॉपर्टी तुरंत ग्राहक नहीं आते, जी, वो टाइम जैसे मैं आपका आपको जो बर्बाद जा रहा है। छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। बिल्कुल। कोविड का आपने जिक्र किया। हाँ। कोविड के टाइम पर रेंट्स मिल रहे थे, क्योंकि जो ऑफिस स्पेस थी उसमें लोगों ने बहुत पैसा पर स्क्वायर फीट लगाया हुआ था। बड़े बड़े टेनेंट्स थे, हजारों स्क्वायर फीट उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था। अब कोविड के टाइम बड़ी ही असमंजस की स्थिति थी कि 3 महीने में शुरू होगा, 4 महीने में शुरू होगा। अब जिसने 2,000-3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑफिस का डेकअप पे लगाया हुआ है, वो एकदम से छोड़ 50 नहीं रुपए जाएगा। 70 रुपए पर मंथ के रेंट को छोड़ के तो चला नहीं जाएगा। वो उसने रेंट दिया और वो रेंट आया। हालांकि ये कंसिडरेशन होती है कई बार लैंडलॉर्ड की कि अच्छा जी ठीक है, अब थोड़ा हम कंसेशन दे देते हैं, कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल रेंट्स आए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उस दूसरे भाई के साथ होती जहां प्रॉपर्टी खाली हो गई तो फिर खाली है, और सेकेंडली पहले भाई को जिसने प्रॉपर्टी ली है वो शायद इतनी मैसिव मसल ना मिले कि वो बहुत बड़े बड़ी कंपनीज को, चाहे अमेजॉन हो चाहे कोई इस तरह की बड़ी कंपनीज हो, उनको ला सके अपने आप से। बिल्कुल। यहाँ पे रीट्स में ए ग्रेड टेनेंट्स और ए ग्रेड प्रॉपर्टीज का आपको फायदा मिलता है। वाह, बहुत अच्छे से समझाया सर आपने, बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझाया सर। बहुत सारे लोगों की जब हमने ये बताया कि आप आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि कुछ एक दर्शकों के टिप्पणियां हम अवश्य लें। सुप्रिया सावंत जी हैं सर, वो मुंबई से, वो आपसे जुड़ना चाह रही हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाह रही हैं। और उनका पहला बेसिक सवाल ये है कि क्या रीट्स में SIP करना सुरक्षित है? तो हालांकि इसका उत्तर आपने काफ़ी हद तक समझाया है, लेकिन मैं चाहूँगा सुप्रिया जी को एक बार आप और से अगर थोड़ा सा भरोसा दे सकें, ये कितनी सेफ है यहाँ पे SIP? जी, तो सुप्रिया जी, क्या है, सिप एक बहुत अच्छा जरिया है। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम है तो आप जैसे जैसे इनकम आती है तो आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है, रीट्स में SIP में एक चीज बड़ी ध्यान से देखनी चाहिए कि आप जब SIP कर रहे हैं तो आपकी जो है उस वक्त यील्ड कितनी आ रही है। कहीं थोड़ी बहुत में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सपोज आप उस प्राइस पे ले रहे हैं रीट जहां पे आपको इससे 3 या 4% मिल रही है, जबकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 6 या 7% मिल रहे हैं, तो आपका जो बहुत बड़ा हिस्सा जो रिटर्न का आने वाला है वो तो आपने पहले ही गवा दिया। तो इसीलिए सिप को थोड़ा देख के करना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट चल रही है, ठीक चल रही है और आपकी रेंज में आ रही है तो आप पैसा लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक कन्वीनियंस है। लेकिन हम उसमें एवरेज नहीं कर पा रहे। प्राइस का एवरेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अब आप नॉर्मल इक्विटीज में क्या है, 1% 1.5% डिविडेंड है, लेकिन आप नॉर्मल मतलब जब जो बहुत हाई पेइंग डिविडेंड्स वाली कंपनीज है उनकी बात नहीं करते, बट हम निफ्टी का एवरेज देखें तो 1-1.5% 2% से ज्यादा डिविडेंड नहीं आता। मैं ठीक कह रहा हूं विपुल जी, तो बताएं। नहीं बिल्कुल इस सही चीज कह रहे हैं सर, बिल्कुल 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 सर। हाँ, तो उस केस में क्या है कि हम एवरेज करते हैं प्राइस को, क्योंकि हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये 100 रुपए है, हो सकता है 3 साल में 200 या 300 हो जाएगा, या 5 साल में 150 हो जाएगा, जो भी अपनी एक्सपेक्टेशन है। तो हम आज के दिन एवरेज कर रहे हैं कि 100 नहीं, हमने कभी 102 पे लिया, कभी हमने 98 पे लिया और एवरेज हो गया। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। इस केस में आपको यील्ड पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो SIP करना सुरक्षित तो है, लेकिन कितना फायदेमंद है ये आपको जज करना पड़ेगा उस टाइम देख के। तो ये प्राइस क्या सर, इस पे अगर SIP करनी शुरू करनी हो तो क्या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, आप जैसे एक्सपर्ट से सलाह लें, क्या मतलब कैसे, मतलब देखिए, चुनाव कैसे करें? हमारी तो एजुकेशन और मेरा तो काम एजुकेशन और ट्रेनिंग का है। मैं ना एडवाइस करता हूं कि किस में करें और किस में ना करें, लेकिन मैं बेसिक्स बता सकता हूं चीजों के। उसके लिए हमारी वेबसाइट है reitspro.com, जिसमें आप जो है जाके बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ओवरऑल एक थोड़ा सा प्रोडक्ट को समझ, इतना मुश्किल प्रोडक्ट नहीं है समझने में, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है ये प्रोडक्ट समझने में। हाँ तो नहीं वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सोचा कि मतलब कुछ आप चलते चलते कुछ बता दीजिएगा तरीका, कि मतलब आखिर में अगर चुनना हो 5 में से किसी एक को SIP करने के लिए, टाइमिंग्स चुने
जो रीट्स है उसको कैसे चुने, थोड़ा सा अगर आप चाहते जाते अगर बताइएगा। लेकिन उससे पहले जरा हमारे साथ अच्छा आप बताना हाँ सॉरी, हाँ नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा अभी बताऊं या थोड़ी देर बाद बताएं, जो थोड़ा कॉलर्स की हाँ, मैं सोच रहा था एक दो कॉलर सर जो हमारे दर्शकों की जो झड़ी लगी हुई है, तो दो चार सवाल पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं। विल्सन वोरा जी हैं सर, नोएडा से ही हैं ये, और कह रहे हैं कि रीट्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या इस पर मुझे टैक्स में भी लाभ मिलेगा। तो ये टैक्स लाभ का जिक्र जरा जो आपने छेड़ा था उसको थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करके विल्सन जी की दुविधा को दूर कर सकें तो। जी एक सेकंड जी। हाँ सर, आवाज आ रही है आप? सर आवाज मिल रही है? चलिए, लेकिन इस बीच विल्सन वोरा जी जो हैं नोएडा से हमारे दर्शक, वो जानना ये समझना चाह रहे हैं। जी, जी। सर आप आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है जी। हाँ जी, सर, जी। तो विल्सन जी की दुविधा है कि आखिर में अगर रीट्स में पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या इसमें टैक्स का लाभ भी मिल सकता है क्या? आपने इसका जिक्र तो छेड़ा था, लेकिन थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन कर सकें वोरा साहब को कि आखिर में किस तरीके से टैक्स बेनिफिट मिलते हैं इसमें, तो उनके लिए थोड़ा सा आसानी होगी। जी, तो विपुल जी ऐसा है कि टैक्स हमें जनरल में दो तरीके से लगता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। एक तो जो हम एक तरह से डिविडेंड्स, हम जैसे हम नॉर्मल भाषा में कहें तो हम जो इक्विटी में हमारे को डिविडेंड्स मिलते हैं हमें उस पर टैक्स लगता है। और दूसरा जो हम सेल जब हम करते हैं तब टैक्स लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स जिसे कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। तो पहली चीज तो जहां तक सेल की बात है, वहां पे शॉर्ट टर्म गेन के का अमाउंट और टाइम वही है, मतलब 1 साल और 12.5% लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का 20%। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इक्विटी के बराबर है ये, और ये भी अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, पहले ये 3 साल था टाइम। तो एक तरह से जो सरकार है वो काफी इसको इनलाइन कर रही है इक्विटीज के काफी चीजों में। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेट वही है। अब दूसरी चीज आती है, जो हर साल आपको जो है रेंटल मिलता है, किराए की इनकम मिलती है। उस किराए की इनकम के लिए पहली चीज तो यह है कि आपका 3 हिस्सों में आपको यह अमाउंट मिलता है। पहली चीज, जिसे इसको टोटल में हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, थोड़ा सा हल्का सा समझने की जरूरत है, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन जो पूरा रेंट आता है, सपोज 100 रुपए रेंट आया, उसमें से 50 से 60 रुपया आज के दिन इस तरह से आ रहा है कि डिविडेंड से, जो कि जिस पे टैक्स नहीं देना होता। उसके कुछ स्पेशल प्राविधान है, क्योंकि इनको रीट्स को पास थ्रू का दर्जा दिया गया है। मतलब जो इन पे पैसा आता है, हर साल फ्लो होता है, वो ये आगे दे सकते हैं। और जो डिविडेंड, जैसे जनरल में तो हम इक्विटी पे डिविडेंड पे टैक्स देते हैं, फुल टैक्स देते हैं, लेकिन इन पे जो है कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जिसकी वजह से अगर इन्होंने ऐसी प्रोविजंस का इस्तेमाल किया है कि डिविडेंड्स का जो है उस पर टैक्स नहीं है बड़े हिस्से तक। कुछ डिविडेंड्स ऐसे हैं जिन पर टैक्स है। तो 100 में से 50 या 60 तो डिविडेंड हो गया, जिसपे लगभग कोई टैक्स नहीं है। 30 से 40 रुपया ऐसा आता है जिसमें आपको जो है एक तरह से रिटर्न ऑफ कैपिटल कहते हैं। ये थोड़ा समझने की जरूरत है। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो पैसा जो है आपके पास आता है, इसका सिर्फ एक कैटेगराइजेशन है कि ये रेंटल है, लेकिन इसको हम एक को कहेंगे डिविडेंड, एक को कहेंगे रिटर्न ऑफ कैपिटल, और तीसरे को कहेंगे इंटरेस्ट। इससे रिटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। मतलब जैसे कई बार लोग कहते हैं इक्विटी में अगर पैसा वापस आ गया तो शेयर की वैल्यू घट गई, तो ये ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसके लिए हम शायद इस चीज को जो है पूरी तरह से इसमें नहीं समझा पाए, लेकिन निवेशकों को बस ये समझने की जरूरत है कि जितना पैसा टोटल आ रहा है उसको पूरा माने, और 100 रुपए में से 80% पे उनको टैक्स की देने की आवश्यकता नहीं है उस साल। वाह जी, और जो हाँ जी, प्लीज आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैं ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए सर। जी सर। जी, और जो जब आप बेचते हैं ये रीट, तो क्या होता है कि जैसे आपने 100 रुपए में रीट का शेयर लिया, आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल बीच में मिला, करते करते आपने 2-3 साल में शायद आपने 10 रुपए ले लिया, तो आपका जो कॉस्ट है वो 100 की जगह 90 का, मतलब एक तरह से आपको 90 के ऊपर जब आप सेल करेंगे तो 90 आपकी कॉस्ट मानी जाएगी, और आपकी जो है सेल प्राइस सपोज 120 हुई तो 120 माइनस 100 नहीं, 120 माइनस 90 होगी, वो आपका कैपिटल गेन होगा। ये बात ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई। लेकिन सर
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतनी बड़ी संख्या में रीट्स को लेकर के अवेयरनेस होगी और लोग इतनी ज़्यादा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। अब इतने सवाल तो हम नहीं ले सकते हैं, वो अगले कभी कार्यक्रम में देखा जाएगा, लेकिन एक सवाल और लेते हैं दर्शक का। हमारे वर्षा जी हैं, वर्षा शर्मा जी चंडीगढ़ से। उनका बहुत बेसिक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। करेंगे रीट्स में कितना लंबा निवेश करना चाहिए, टाइम हॉरिजन क्या होना चाहिए? जैसे इक्विटी में हम लोग जब डेली शो करते हैं तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए भाई कुछ 1 साल के लिए करते हैं। म्यूचुअल फंड की बात होती है तो कहते हैं कम से कम जो है 4, 5, 6 साल का कम से कम नज़रिया होना चाहिए। रीट्स में ध्यान जब पैसे लगा रहे हो तो फिर क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं वर्षा जी कि आप ये मत समझिए कि ये ट्रेडिंग के लिए बहुत राइट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आप ये थोड़ा सा लंबा होराइजन लेकर चलिए। जैसे कि हम प्रॉपर्टी में मजे इंसान को तभी आते हैं जब वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए निवेश करता है, क्योंकि रेंट भी बढ़ता है और साथ में उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। यही अगर आप सोच रख के चलेंगे तो आपको रीट्स अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इस चीज को हम ये कहें कि हम 6 महीने, साल में, 2 साल में अच्छा बढ़ जाएगा तो हम ले लें, जैसे आपने कहा विपुल जी की इक्विटी में हम सोचते हैं कि साल में, 2 साल में बेच देंगे, म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम पे लेंगे, तो इस तरह से ये सोच के चले कम से कम 3 से 5 साल में आपको रीट्स में मजा आने लगेगा, आपको असर दिखने लगेगा। अगर आपने ठीक प्राइस पे लिया है तो आपको असर दिखेगा कि कैसे ये आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, क्योंकि कैश फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ी इसकी जो बैकबोन है वो कैश फ्लोज है। जब आपके पास कैश फ्लो आता है, उस कैश फ्लो से आपको फ्रीडम मिलती है जिसका आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो लंबे टाइम में उसका असर दिखने को मिलता है कि कैसे आपका कैश फ्लो बढ़ रहा है और कैसे उसकी प्राइस, जो आपने पैसा लगाया, जैसे अगर आपने एफडी में लगाया, एफडी में तो वही रह गया। अगर आपने ₹1,00,000 लगाया एफडी में तो आपको हर साल मिल रहा है, लेकिन फिक्स मिल रहा है 3 साल। सपोज आपने 3 साल की एफडी करी, 7% पे करी, आपको 7% मिल रहा है हर 3 साल, और बाद में आपको 1,00,000 वापस मिल रहा है। लेकिन रीट्स में अधिकतर गारंटी नहीं है, लेकिन संभावना ये पूरी है कि 7 का 7.25, 7.5% हर साल में, 2 साल में बढ़ता रहे, और साथ में उसकी वैल्यू जो है ₹100 की, जो आपने अगर ₹1,00,000 लगाया तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वैल्यू एक की जगह 1,10,000, 1,20,000 ऐसा हो जाए। तो आपको दोनों चीज मिलती हैं, एप्रिसिएशन इक्विटी का भी और जो स्टेबिलिटी जो है आपको डेट की, दोनों चीज आपको साथ में मिलती है। तो इसके लिए थोड़ा लंबा समय आपको निवेश करना चाहिए इस चीज को का लाभ उठाने के लिए। ठीक, चलिए अब जो है हमारे सहयोगी सर हर्ष के पास हम जाना चाहेंगे, और यहाँ पर हर्ष से हम समझना चाहेंगे कि रीट्स में क्या कुछ फ़ायदे हैं, रीट्स में निवेश के। काफ़ी सारी बातें आपने बताई हैं, हर्ष से समझते हैं कम समय में कि आखिर में क्या कुछ इसके फ़ायदे हैं। हर्ष बताइए। आज की मौजूदा स्थिति में अगर कोई निवेशक हो तो उसका फोकस कहाँ रहता है? कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जहाँ पर सबसे पहली चीज़ की स्टेबिलिटी रहे, दूसरी चीज़ उसके दिमाग में आती है कि भाई रेगुलर इनकम होती रहे, और तीसरी चीज़ आती है कि भाई समय समय पर एप्रिसिएशन भी होते रहे उस वैल्यू का। तो ये तीनों चीज़ों का जो अगर कॉम्बिनेशन को जोड़ा जाए तो बनता है रिट्स। और आज हम लोग आपको रिट्स की बारीकियों के बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले लेकर आते हैं, फुल फॉर्म आप जान लीजिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले देखिए, शुरुआत हम लोग करते हैं कम पैसे से निवेश की सुविधा। अब आप सिर्फ 500 या फिर 1000 रुपये से भी यहाँ पर निवेश शुरुआत कर सकते हैं। रिट्स की ये सबसे पहली खासियत है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये जो होता है एक तरीके से आप समझिए कंपनी मॉल्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में निवेश करती है, और ऐसे में सीधे तौर पर निवेश करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो 500 और 1000 रुपये से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन का लाभ, जो कि मैं आपको बता रहा था, किसी एक प्रॉपर्टी में निवेश नहीं होता, डिवर्सिफाई होता है अलग अलग प्रॉपर्टी में, और एक की भी ये देखिए वैल्यू जो अप्रिशिएट होगी तो सीधा तौर पे फायदा आपको ही होगा, आपके पोर्टफोलियो को ही होगा। नियमित इनकम का साधन, जो मैं आपको बताया था, रेगुलर इनकम यहाँ पर मिलती है। डिविडेंड आय से आपको साफ तौर पे नियमित इनकम मिलती है और कैश फ्लो भी मिलता हुआ दिखता है। तो ये तो होगा इसके पॉइंट्स। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके और कौन कौन से फायदे हैं वो हम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पारदर्शिता और सुरक्षा, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से रेगुलेटेड है, सेबी के नियंत्रण में आता है साफ तौर पे। फर्जी कागज जो है इस तरह से कुछ तरह की चीज़ें नहीं होती इसके अंदर। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को भी, जो रजिस्ट्री होती है उसकी समस्या से भी आपको छुटकारा मिलता है, ये उसका अगला पॉइंट हो गया। इसके अलावा आसानी से खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो रिट्स जो है बेसिकली आप इसको समझिए कि जैसे आप शेयरों में खरीद बिक्री करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वही सेम स्थिति इसमें भी देखने को मिलती है। कम रिस्क, क्योंकि मैं आपको बताया था कि निवेशक जो होते हैं वो चाहते हैं कि कम वॉलेटिलिटी देखने को मिले। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप देखिए प्लॉट या जमीन की तुलना में रिट्स ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। अब आपने
किस आधार पर खरीदा ज़मीन, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कागजों में कुछ धान लिए, वो तमाम तरह की चीज़ों से, परेशानियों से आप एकदम दूर रहते हैं। इस लिहाज से आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अब टैक्स बेनिफिट देखिए, चौथा पॉइंट यहाँ पर टैक्स बेनिफिट होगा। डिविडेंड या फिर आप पूंजीगत लाभ जो होते हैं उसके ऊपर एक बड़ी टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अब आप ये देखिए, आप आज पैसा कहीं निवेश करते हैं और आप चाहते हैं कि भाई आने वाले सालों में वो एप्रिशिएट हो, वो बढ़े, तो ये मौका इसमें मिल सकता है। यहाँ पे क्या होता है, कमर्शियल स्पेस की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है, हम सब जानते हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है एक लंबी अवधि के हिसाब से एक दमदार रिटर्न दे सकते हैं। तो दोनों में ये विकल्प होते हैं रिट्स के अंदर कि दोनों जगह पे निवेश करते हैं और उसका फायदा निवेशकों को मिलता है। इसके अलावा झंझट मुक्त निवेश, यहाँ पे रजिस्ट्री की टेंशन नहीं, उस पर जो खर्चे होते हैं तमाम तरह के उसकी कोई टेंशन नहीं, लीगल वेरिफिकेशन की टेंशन नहीं, किराएदार जम के बैठ गया उसकी टेंशन नहीं बिल्कुल भी ढूंढ। इसके अलावा आप ये देखिए, मेंटेनेंस जैसी समस्याओं से भी छुटकारा, क्योंकि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो मेंटेनेंस तो करानी पड़ती है। तो इन तमाम विकल्पों से, इन तमाम टेंशनों से रिट्स जो है आपको दूर रखती है। ये पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया और सीधे तौर पर निवेशकों को इससे फायदा मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, ये तमाम अपडेट देने के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ फ़ायदे यहाँ पर रीट्स में निवेश के हो सकते हैं। अब जरा आप लोगों को ये भी बता दें कि अगर आपके भी कोई सवाल अभी भी रह गए हैं रीट्स को लेकर के, काफ़ी सारे क्वेरीज हमारे पास लगातार भर भर के आ रही है, लेकिन अपना सब सवाल पूछने का तरीका हम आपको बता देते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। हमारा जो दूरभाष क्रमांक नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, उसको नोट डाउन कर लीजिए, 9354027995 9354027995। इस पर अपने सवाल को भेजें आप, प्रॉपर्टी लिख करके, PROP, खाली प्रॉप लिखें। सवाल जितना डिटेल में लिखेंगे उतना जो है स्पेसिफिक जवाब आपको मिलेगा। कोशिश कीजिएगा कि मतलब जितना स्पेसिफिक हो सके वो उत्तर जो है, प्रश्न जो है वो पूछने की। सर, अब अगला प्रश्न मेरा ये है कि जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, 2025 तक की अगर बात करें, करीब 17,674 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ गया है। इस ग्रोथ को आप किस तरीके से जज कर रहे हैं और आगे फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? यहाँ से जो है किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है? छोटा सा आंकड़ा बता देता हूं कि कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले जब ये रीट शुरू हुए थे तो मुश्किल से 3-4 हजार 5 हजार निवेशक थे। आज के दिन वो 3 लाख लोग हो गए हैं जो रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल मार्केट बढ़ ही रहा है और वो आगे जो है आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें बाहर की कंट्रीज की तो बहुत सारा हिस्सा उनका जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, एक तरह से रीट्स में है। हमारी तो अभी शुरुआत है, और जिस तरह से लोगों को शौक है रियल एस्टेट का में इन्वेस्टमेंट का, और रियल एस्टेट यहाँ की क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, तो रीट्स बहुत आगे आने वाले टाइम में काफ़ी फायदेमंद रह सकता है सबके। ठीक। अच्छा सर, एक जनरल सवाल आपसे, जैसे कि जब भी हम कमोडिटी के शोज़ करते हैं, इक्विटी के शोज़ करते हैं, एक सवाल में जो सामान्य तौर पे पूछा जाता है कि भाई ये सेक्टर के कितने फ़ीसद हिस्सा जो है पोर्टफोलियो में होना चाहिए, कमोडिटी के में गोल्ड कितना होना चाहिए। ऐसे में अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हैं, कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख के बना रहा है, तो रीट्स का रोल होना भी चाहिए कि नहीं? आप कैसे देख रहे हैं, और कितना % हिस्सा आपको लगता है कि नहीं एक हिस्सा तो इसमें रीट्स का भी होना चाहिए, अगर आप अपना कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इसमें गोल्ड भी है, इक्विटी भी है, म्यूचुअल फंड भी है, होना चाहिए? देखिए ये ना हालांकि एक हम फिगर बात कर सकते हैं कि इतनी फिगर होनी चाहिए, और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी इन्वेस्टर कंफर्टेबल हो, काम उसको वैसे करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो रीट्स में शुरुआत थोड़ा थोड़ा से करें, ताकि आपको समझ आ जाए ये क्या आपके लिए प्रोडक्ट है या नहीं। जैसे हो सकता है मेरे लिए मेरे पोर्टफोलियो का 50% रीट हो, कोई और हो जो कहता है नहीं मैं प्रॉपर्टी की जगह रीट ही लेता हूं तो मेरा 90% हो गया, और कोई हो सकता है कि मैं 5% 10% में खुश हूं। ज़्यादातर जो हम सुनते हैं 10 से 15% पोर्टफोलियो आपका रीट का होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत एक इंडिविजुअल चीज़ है। शायद आपको 10-15% से शुरू भी नहीं करना चाहिए, आपको थोड़े इस हिस्से से शुरू करना चाहिए कि आपको इंस्ट्रूमेंट समझ आने लगे, और फिर आप देखें कि आप इस पर किस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जो है पूरी आमदनी ही प्रॉपर्टीज से है, उनकी कुछ और है ही नहीं आमदनी। तो इसका जो है शायद अगर कोई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहेगा तो उसमें शायद अगर मेरे को आप एक फिगर बोलने को कहेंगे तो मैं शायद कहूँगा कि 10 से 15% आप रीट्स ले लें तो अच्छा है शुरुआत में, और शुरुआत और कम से करें और धीरे धीरे बढ़ाएं,
फिर देखते हुए आप अपने आप को डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं उस चीज का, क्योंकि रीट्स का कोरिलेशन जो है इक्विटी से कम होता है। अगर आप देखें ओवरऑल उतार चढ़ाव मार्केट में पिछले कुछ टाइम से आया है, लेकिन जो हमारे रीट्स हैं वो अलग चाल चल रहे हैं, तो कोरिलेशन अलग है दोनों का। ठीक है सर, एक मनोज शर्मा जी का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, इंदौर से हैं मनोज शर्मा जी हमारे, और ये कह रहे हैं कि क्या फॉरेन प्रॉपर्टी में भी रीट्स के माध्यम में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये प्रश्न, ये एंगल हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। क्या कोई ऐसा कोई विकल्प है या भविष्य में हो सकता है? क्या टिप्पणी करेंगे सर आप मनोज जी के लिए? जी, मनोज जी के लिए मैं बस अभी तो मैं यही कह सकता हूं कि आगे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज के दिन सेबी ने ये बड़ा क्लियर कहा हुआ है कि जो सारी प्रॉपर्टीज है रीट्स की वो इंडिया की होनी चाहिए। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बाहर प्रॉपर्टीज ले सकें। फॉरेन रीट्स हैं, आई थिंक लिबरलाइज फॉरेन रेमिटेंस स्कीम से कुछ लोग रीट्स, बाहर के रीट्स भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए शायद एक बेहतर जानकारी होना जरूरी है जो कि इंडियन रीट से काफी सेपरेट है, उस तरह की जानकारी। तो एज सच आज के दिन जो हमारे रीट्स हैं इंडियन, वो इंडियन प्रॉपर्टी से ही में ही निवेश करते हैं। जी सर, ये एज पर सेबी गाइडलाइंस है। ठीक सर, एक सर चीज़ समझना चाहेंगे सर, काफ़ी सारी पॉजिटिव, काफ़ी सारी अच्छी बातें हमने की। अगर हम आपसे 1, 2, 3 के कैटेगरी में अगर खाली पूछें कि सर अच्छा ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी बताई आपने, जोखिम क्या है, रिस्क क्या है यहाँ पर, और बड़ा रिस्क क्या है, मतलब अगर किस हिसाब से उसको मैनेज किया जाए, आप जरा इस पर एक टिप्पणी अगर कर सकें तो। पहली बात तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई ना हो। अगर कोई प्रॉपर्टीज ऐसी हो, जैसे कुछ टाइम पहले कोविड हुआ था, उस टाइम हमने एक सिचुएशन डिस्कस करी शो में कि हाँ हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं रहा कोविड में, लेकिन एक और प्रॉब्लम हुई थी, जैसे एसईजेड स्पेसेस जो हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से एसईजेड स्पेस, जैसे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे जो एक्सपोर्ट्स के लिए थे, उनको उनकी ऑक्यूपेंसी में काफी प्रॉब्लम आ गई थी, तो ओवरऑल रिटर्न्स कम आ रहे थे उस टाइम। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात देखें तो सबसे बड़ा इसमें जोखिम ये है कि अगर आप बिना प्रोडक्ट को समझे उसमें इन्वेस्ट करेंगे और इस तरह से करेंगे कि या ये इक्विटी है या फिर इसको डेट की तरह समझेंगे, इन दोनों की तरह नहीं है। कुछ हद तक ये कुछ छोटे टाइम में ये इक्विटी की तरह बिहेव करता है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं इसके प्राइस में। थोड़े लंबे टाइम में जो है ये डेट की तरह लगता है बिहेव कर रहा है, क्योंकि आपको रेगुलर रिटर्न आते हैं। बट अगर और लंबे टाइम पे जाएं तो ये मेनली प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करने लगेगा, जहां पे रेंटल और एप्रिसिएशन दोनों होगा। तो उसमें घुसने से पहले आपको अपनी यील्ड देखनी बहुत जरूरी है और आपको राइट प्राइस पे एंट्री करनी बहुत जरूरी है और उसको लंबे समय तक रखना जरूरी है। अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा, ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उससे ऑक्यूपेंसी, ज्यादातर मैंने अभी तक ये देखा है, ऑक्यूपेंसी पे फर्क पड़ सकता है, रिटर्न्स कम आ सकती हैं, लेकिन आपके पास क्योंकि इतना बड़ा एरिया होता है और प्रोफेशनल डेवलपर्स, प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं और अच्छे किराएदार होते हैं, तो ज्यादातर सारी प्रॉपर्टीज वैकेंट नहीं होती। अब कल को एक और, जैसे हम यूएस का आज के दिन सुन रहे हैं कि काफी सैंक्शंस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, और बाय चांस बहुत सारी कंपनीज ने बाहर जाना शुरू करा, तो ये एक रिस्क हो सकता है कि भाई ऑक्यूपेंसी नहीं है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इसकी संभावनाएं अभी तो नहीं लगती जीतने की। ठीक, एक चीज़ और समझना चाहेंगे सर, अभी बहुत सारे जो एक्सपर्ट को हम सुनते हैं, एकदम से जो प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं पिछले 1-2 साल के अंदर, बहुत लोग इसे प्रॉपर्टी बबल बता रहे हैं। क्या इसका असर जो लोग रीट के इन्वेस्टर्स हैं या रीट पर उस पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर एकदम से प्राइसेस क्रैश होती हैं या कोई किसी भी तरह से अगर कोई यहाँ पे सिचुएशन खराब होती है तो? देखिए, प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो चेंज होने से रीट के रेंटल्स में धीरे धीरे फर्क पड़ता है। मतलब क्योंकि हम देखेंगे, अगर आज के दिन आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप कहेंगे मेरी लागत इसमें 100 की जगह अब 200 हो गई, तो मेरा रेंटल दुगना हो गया। मतलब एज ए सिंपल एग्जांपल आप ये कहोगे मैं पहले 10 रुपए रेंट लेता था 100 रुपए की प्रॉपर्टी पे, आज के दिन 200 में मैंने लिया है, तो 10 तो नहीं, लेकिन मैं 15 या 16 या 17 लूंगा। तो ये क्या है, ये चाहत होती है हर इन्वेस्टर की जब वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है कि उसको उस तरह से रेंटल मिल जाए। लेकिन हमने जनरल में मार्केट में देखा है, कोई भी प्रॉपर्टी मार्केट में रेंटल्स धीरे धीरे बढ़ते हैं। और रीट का एक बहुत बड़ी चीज, जैसे मैंने आपको शुरू में हमने बात करी थी, 80% जो है रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो इसकी जो वैल्यू है रेंट से डिराइव्ड है। तो चाहे आपकी जो है प्राइसेस बढ़ जाएं, लेकिन आपके रेंटल एग्रीमेंट्स ज्यादातर लंबे होते हैं जो ऑलरेडी लॉक्ड इन होते हैं।
3 साल 3 साल 3 साल इस तरह से 8 साल 10 साल इस तरह के रेंटल्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। तो जब वो खाली होती हैं तो उस टाइम रेंट बढ़ते हैं, लेकिन एज सच हम ये बबल की बात करें तो वो बबल का असर शायद इसमें काफी कम होता है, ना उसका बहुत बेनिफिट मिलता है ना बहुत उसका नुकसान होता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो उसको इवन आउट कर देता है क्योंकि रेंटल बेस्ड मॉडल है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक तो क्वेश्चन जो बीच में रह गया था उसको भी ऐड कर दीजिए कि अगर हम कोई आदमी अगर चुनना चाह रहा है निवेश के लिए तो चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जो लोग रीट्स में निवेश करना चाह रहे हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्लॉट अगर खरीदना चाह रहे हैं या फिर रीट्स में निवेश करना चाह रहे हैं, कौन सी बेसिक चीज़ें जिनका ध्यान रखना चाहिए, तो वो थोड़ा सा अगर आप क्लियर कर दें, वो जो बात अधूरी रह गई थी उसके बाद आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जी, तो सबसे पहले तो अगर आप प्रॉपर्टी लेने, मतलब आपका जो मैं विपुल जी समझ पा रहा हूँ प्लॉट वर्सेस रीट है। हाँ, और दूसरा सवाल जो है उसमें ये है कि अगर रीट में इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है तो मतलब किस तरीके से, मतलब उनको चुनाव कैसे करें, वो थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा था। जी, तो पहली चीज तो प्लॉट वर्सेस रीट एक बहुत सिंपल है कि अगर आप प्लॉट में ले रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत खुले हैं। आप कहीं पर भी प्लॉट ले सकते हैं और आप अपनी जगह पे भी प्लॉट ले सकते हैं, जहां आपके घर के साथ कोई प्लॉट मिल रहा है और आपको लग रहा है ये ठीक है, और रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीट्स में सिर्फ कमर्शियल एप्लीकेबल है और वो चीज आपके हाथ में नहीं होती। तो देखा जाए तो एक जो टच और फील वाली बात है वो रीट्स में नहीं होती। आज के दिन बहुत लोग इसलिए प्रॉपर्टी लेते हैं कि अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे कि मैंने ये प्रॉपर्टी ली। रीट्स में आप दिखा नहीं सकते क्योंकि आपके पास तो शेयर्स हैं। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा एंगल है। दूसरा एंगल यह है टैक्स का। लोग जो है टैक्स को जो है वो इग्नोर करते हैं। दोनों केस में दोनों के अपने फायदे हैं टैक्स के, जैसे लमसम इन्वेस्टमेंट में, प्लॉट्स में, रेजिडेंशियल हाउसेज में एक अलग फायदा मिलता है। रीट्स में हर साल जो आप अर्न कर रहे हो और जो जब आप बेचते हो उस पर जो फायदा मिलता है उसका फर्क है। जैसे अब आप नॉर्मल रियल एस्टेट लेते हैं तो 2 साल का उसमें पीरियड है लॉन्ग टर्म का, यहाँ पे 1 साल पीरियड है, तो ये इक्विटी जैसा है। तो ये तो तुलना हुई एज फार एज कि भाई आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं या रीट्स ले रहे हैं। अब दूसरी चीज ये आती है हम चुने क्या। तो पहली बात तो अगर हम रीट्स को ही देखें तो सिर्फ आज के दिन मात्र 5 रीट ही लिस्टेड है, तो चुनाव तो आपको उन्हीं में से करना पड़ेगा। बिल्कुल। और 5 में से 4 ऐसे हैं जो ऑफिस रीट हैं। अगर हम ब्रॉड कैटेगरी 2 कर लें, 4 तो ऑफिस रीट हैं और एक जो है रिटेल रीट है। नेक्सस रिटेल रीट है, बाकी एम्बेसी, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड और नॉलेज केआरटी रीट, ये 4 रीट ऐसे हैं जो ऑफिस रीट हैं। तो ऑफिस रीट और इसमें से पहला चुनाव हो गया जो आपको सेगमेंट ज्यादा अच्छा लगता है। कई लोग कहते हैं कि रिटेल में फायदा ज्यादा होता है कि कंजम्पशन स्टोरी है, और कई लोग कहते हैं कि ऑफिस रीट ज्यादा अच्छा है क्योंकि स्टेबल ज्यादा है। तो ये पहली तो अपनी चॉइस है, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए बेस्ट मैंने आपको फिर यही कहूंगा, एक बात रिपीट करूंगा, टैक्स एफिशिएंसी देखिए इंस्ट्रूमेंट की, वो कितना जो है आपको टैक्स एफिशिएंट दे रहा है, मतलब कितना आपको जो है टैक्स में फायदा दे रहा है। दूसरा, आपको उस वक्त की प्राइस के हिसाब से जो गाइडलाइंस होती है, कंपनी की गाइडेंस होती है कि हम इस साल इतना रेंटल आपको देंगे, वो कितना है, और फिर अपना जो है पोर्टफोलियो देखिए कि आपको सूट करता है। हो सकता है मैं जो है 10% के ब्रैकेट में हूं, मेरा भाई जो है 30% के ब्रैकेट में है, मेरे अंकल जो है वो 35% के ब्रैकेट में है। ये सबका अपना अपना टैक्स ब्रैकेट है। उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि मुझे ये यील्ड सूट करती है या नहीं। तो यील्ड के साथ आपको जो है टैक्स मिला के फिर आप चूज करिए कि क्या है। अल्टीमेटली ये सब अच्छे प्रोफेशनल्स हैं जो कि बहुत प्रोफेशनली जो है इन कंपनीज को रन कर रहे हैं, और बहुत अच्छी ए ग्रेड एसेट्स हैं इन सबकी। तो यू कैन चूज एनीथिंग डिपेंडिंग कि आपको किस सेगमेंट में जाना है, ऑफिस में या रिटेल में, और आपको यील्ड क्या मिल रही है। टाइम होराइजन आपको ज्यादा रखना चाहिए। बिल्कुल सर। सर मतलब ये पूरा कार्यक्रम धीरे धीरे करके हम लोगों ने करीब 1 घंटे बातचीत की, समय बिल्कुल कैसे बीता आपके साथ पता नहीं चला, और वाकई में आज का ये कार्यक्रम हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा। रीट्स के तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को, जटिल विषयों को आपने बहुत आसानी से सुलझाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू सो मच, और थैंक यू आपके चैनल को मुझे इनवाइट करने को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रॉपर्टी जंक्शन में हमने ये समझा कि रीट्स ने रियल एस्टेट निवेश की परिभाषा को काफ़ी हद तक बदल दिया है। अब करोड़ों की ज़रूरत नहीं, बल्कि 1000 रुपये से भी प्रॉपर्टी में निवेश संभव है। ये विकल्प छोटे निवेशकों के लिए न केवल सुरक्षित है,
बल्कि काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट भी है। लेकिन निवेश करने से पहले आपको अपने टारगेट, अपने लक्ष्य और अपनी समय सीमा का ध्यान रखना होगा। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने आपके निवेश के रास्ते को और ज़्यादा आसान बनाया होगा। अगले एपिसोड में हम फिर एक नए विषय के साथ आएंगे। आप प्रॉपर्टी बाजार के बारे में क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी हमें ज़रूर दें। हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, क्या इस विषय को समझाने के लिए हमें कुछ और बेहतर प्रयास करने चाहिए, कोई भी सुझाव हो हमें अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर भेजते रहें। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दें, लगातार बोनस के साथ बने रहें। फिलहाल के लिए नमस्कार।